गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 4 द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसका इतिहास आज पढ़ेंगे हम। 1857 का स्वतंत्रता युद्ध। 1857 ईस्वी में अंग्रेजी सत्ता को बुरी तरह से आघात पहुंचाने वाले भारत में एक बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध अचानक ही नहीं हुआ, इसके पूर्व भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक संघर्ष हुए। 1857 ईस्वी के युद्ध की व्याप्ति और उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर स्वतंत्र वीर सावरकर ने जिस पुस्तक में इस युद्ध को प्रस्तुत किया है, पुस्तक का नाम है 1857 स्वतंत्र समर, 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध। पुस्तक ने कालांतर में अनगिनत क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। तो 1857 का जो युद्ध था वो अचानक ही युद्ध नहीं हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ इसके पूर्व भी बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे संघर्ष हो चुके थे, लेकिन 1857 की युद्ध की जो खासियत है उसके बारे में स्वतंत्र वीर सावरकर ने अपने द्वारा लिखित पुस्तक 1857 समर, मराठी में है पुस्तक, उसका हिंदी में अनुवाद है 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध, जिसमें अनेक अनगिनत क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा मिली, ऐसा उन्होंने लिखा है। 1857 ईस्वी के पूर्वकालिक युद्ध कौन कौन से थे? भारत के जिन स्थानों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, वहां के लोगों को अंग्रेजी शासन के दुष्प्रभावों को झेलना पड़ा। कंपनी की सत्ता के कारण ही हमारा सभी स्तरों पर शोषण हो रहा है, यह बोध भारतीयों के मन में उत्पन्न होने लगा और इस सत्ता के विरुद्ध असंतोष भी बढ़ता गया। हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई। पहले जो अंग्रेज आए हमारे यहाँ एक तरह से व्यापारी बन करके आए थे, हमारे यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उसके पहले डच, फ्रांसीसी, स्वीडिश, कई पुर्तगीज, ऐसे कई लोग आए, कई देशों के यूरोपीय लोग हमारे यहाँ आए। और फिर उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों का भी उद्देश्य यही था कि हमारे देश में व्यापार करें। तो कंपनी धीरे धीरे वे अपना साम्राज्य फैलाते चले गए। अंग्रेजी सत्ता की जहां जहां पर स्थापना होती थी, जहां जहां पर उनका राज था, वहां के लोग त्रस्त होते गए। वहां की जनता, वहां के लोग, वहां के किसान, सर्वसाधारण लोग और जो व्यावसायिक थे, वे भी, जो भारतीय व्यावसायिक थे, वे भी त्रस्त होने लगे, उन्हें सताया जाने लगा। किसान और साधारण लोग कंपनी सरकार के कार्यकाल में कंगाल हो गए। जो सामान्य लोग थे, जो सामान्य जनता थी, किसान थे, पूरी तरह से कंगाल होते चले गए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे देश पे चल गया। ऐसे में 1770 ईस्वी में बंगाल प्रांत में बड़ा अकाल पड़ा। अंग्रेजी शासकों का साधारण लोगों के साथ आचरण बड़ा ही उदासीन एवं संवेदन शून्य रहा। बंगाल में 1770 ईस्वी में अकाल, और उसके बाद उस समय जो अंग्रेजों को, जिसकी हुकूमत थी, उन्हें वहां पर जो सुविधाएं पहुंचानी थी वो सब पहुंचाई नहीं गई। उनका जो व्यवहार था, उनका जो रवैया था, पूरी तरह से संवेदन शून्य, किसी तरह की संवेदना ही उनमें जैसे नहीं थी। लोग भूखमरी से मर रहे थे। 1773 ईस्वी से 1857 के कालखंड में बंगाल में पहले सन्यासियों और उसके बाद फकीरों के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया। तो 1763 से लेकर के 1857 का जो कालखंड था, उस दरमियान बंगाल में जो साधु सन्यासी थे, उसी के साथ साथ फकीर और किसान, सभी ने मिलकर के संघर्ष किया। ऐसे ही संघर्ष गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में भी हुए। उमाजी का नाइक द्वारा किया गया संघर्ष भी प्रमुख रूप से यहाँ पर है। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी कर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने और अंग्रेजी सत्ता को न मानने का आह्वान किया। उमाजी नाइक ने लोगों से आह्वान किया कि आप किसी भी तरह से अंग्रेजी सत्ता को न माने और उनके खिलाफ संघर्ष करें, ऐसा आह्वान उन्होंने किया। उन्होंने अपनी धाक, पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर आदि भागों में निर्माण की। 1832 ईस्वी में कंपनी सरकार ने उमाजी नाइक को बंदी बनाया और उन्हें पुणे में फांसी दी। तो इस तरह से देखते हैं कि क्रांतिकारी को किस तरह से अंग्रेजी सरकार ने फांसी दी। उसके बाद भारत में आदिवासी और वन्य जाति, जो वनों में रहते थे, आदिवासी जो जाति थी, जनजातियां थी, अनेक जातियां थी भारत में, उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। इन जनजातियों की आजीविका वन की संपत्ति पर चलती थी। जो भी जंगल में चीजें मिलती थी, उससे खा करके भरण पोषण करना उनका काम था, उनकी आजीविका उससे चलती थी।
अंग्रेजों ने कानून द्वारा उनके अधिकारों पर वज्रपात कराया। परिणामतः बिहार और छोटा नागपुर परिसर के गुलाम, उड़ीसा के गोंड, यहाँ पर दिया है कौन कौन से आदिवासी और कहाँ कहाँ के, किस प्रांत के। तो उस समय बिहार और छोटा नागपुर परिसर में के कोलाम थे, उड़ीसा के गौंड जाति के लोग थे, बिहार में संथाल। संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया। महाराष्ट्र में भी भील, कोली, जो मछुआरे हैं, पिंडारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कड़े संघर्ष किए। तो कोंकण में फोर्ड, सावंतों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो आदिवासी भारत के थे, वन्य जनजातियां थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही संघर्ष किया। अंग्रेजों ने उनके अधिकारों पर जब वज्रपात करना शुरू किया, उनके अधिकार छीनना शुरू किया, तो ऐसे समय अंग्रेजी को सत्ता को चुनौती देने का काम इन लोगों ने किया। 1857 ईस्वी के पूर्व देश के विभिन्न भागों में कुछ जमींदारों और रियासतदारों ने भी प्रखर संघर्ष किया। कुछ जमींदार भी थे उस समय जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ लड़ाई की, संघर्ष किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कई भारतीय सैनिक थे। कंपनी उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करती थी। अंग्रेजों की जो सत्ता थी, जहां भी थी, वहां पर जो काम करने वाले थे, वह हमारे भारतीय भी उनके साथ सम्मिलित हुआ करते थे, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी आबादी थी, उसे नियंत्रित करना अंग्रेजों के बस का काम नहीं था। तो जो सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक हमारे देश के थे, भारतीय थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम करते थे, ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे। कंपनी भी उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करती थी। उनके वेतन तथा भत्ते अंग्रेजी सैनिक जो थे उनकी तुलना में बहुत कम थे। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में, तो 1824 में बराकपुर के विद्रोह ने उग्र रूप धारण किया। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने विद्रोह किया कि वेतन और भत्ते, काम अधिक करना पड़ता है अंग्रेजों की अपेक्षा, और भेद उनका जो भत्ता है, गुजारा भत्ता और वेतन भत्ता है, वो उनकी अपेक्षा कम होता था। तो 1806 में वेल्लोर में और 1824 में बराकपुर में सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया और यह उग्र रूप धारण कर लिया। ये सभी संघर्ष और संग्राम उन्होंने स्थानों में हुए। उनका स्वरूप स्थानीय और एकाकी था। स्थानीय और एकाकी अर्थात कि सिर्फ अपने लिए लड़े, या उनका जो संघर्ष था वह लोगों तक नहीं पहुंच सका और अन्य स्थानों तक नहीं पहुंच सका। जिस स्थान पर थे वहीं पर यह संघर्ष था। अंग्रेजों ने बल प्रयोग किया, उनका दमन किया। यहाँ पर सैनिक की कार्यवाही की, लोगों को पकड़ करके ले गए, गिरफ्तार करके ले गए, उन्हें दंडित करने का काम अंग्रेजों ने किया। लोगों में उत्पन्न असंतोष की भावना को दबा दिया गया, परंतु जो असंतोष है सिर्फ दबाया गया था, कहीं न कहीं उसकी चिंगारी जो थी वो लोगों के मनों में धधक रही थी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध में यही जो चिंगारी थी वो धधक उठी। ब्रिटिश कंपनी की सत्ता के विरुद्ध अनेक स्थानों पर संघर्ष हुए। जैसे बारूद के ढेर में चिंगारी छूट जाए, ढेर सारा बारूद रखा है, वहां पर अगर थोड़ी सी चिंगारी पहुंच जाए तो वहां पर प्रचंड और प्रलयकारी विस्फोट होगा। उसी तरह से ऐसी स्थिति 1857 में हो गई। देख रहे हैं कि किसान, जो भी मजदूर थे, बाकी के लोग थे, जो सैनिक थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उनमें भी असंतोष की भावना थी। तो चिंगारी धीरे धीरे एक प्रचंड रूप ले ली थी, एक ज्वाला का रूप ले ली थी, एक अग्नि का रूप ले ली थी। भारत के विभिन्न वर्गों में इकट्ठा और दमित असंतोष इस लड़ाई के रूप में प्रकट हुआ, और इसका उद्रेक ऐसे अभूतपूर्व सशस्त्र युद्ध के रूप में, अर्थात अब शस्त्र से लड़ाई हुई। जो भी शस्त्र जिसके पास था, अंग्रेजों के पास भले आधुनिक शस्त्र रहे हो, लेकिन जो हमारे पास ट्रेडिशनल शस्त्र थे, परंपरागत तरीके से, जैसे धनुष बाण, भाला, तलवारें, इस तरह के जो शस्त्र थे, लाठी, जो भी हथियार थे, उससे उस समय युद्ध लड़ा गया। 1857 के युद्ध के जो कारण थे, तत्कालिक कारण भी है। अंग्रेजों के पूर्व समय में भारत में अनेक शासकों का शासन रहा। शासनों में परिवर्तन होते रहे, परंतु गांव का जीवन पहले की तरह चलता रहा। कोई भी शासक आया, राजा महाराजा आए अंग्रेजों के पहले, तब बहुत ज्यादा फर्क गांव के लोगों को नहीं पड़ता था, क्योंकि ज्यादातर बारह बारह बलूतेदार सिस्टम, बलूतेदार प्रथा थी। लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं को, आत्मनिर्भर थे गांव, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर देते थे। पैसे का कहीं कोई काम नहीं था। जैसे किसी के यहाँ चावल का उत्पादन अधिक हुआ तो किसी के यहाँ दाल का, तो एक दूसरे से वे बंटवारा कर लेते थे, ले लेते थे, जिससे किसी को किसी की बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए गांव के जीवन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन अंग्रेजों ने प्रचलित व्यवस्था बदलकर नई व्यवस्था करने का प्रयास किया। गांव की जीवन प्रणाली में होने वाला परिवर्तन और उसके स्वरूप को देखकर जनता के मन में अस्थिरता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न।
अंग्रेजों ने गांव की इस व्यवस्था को बदलना चाहा, तो लोगों के मन में अस्थिरता, असंतोष की भावना आई कि हो सकता है अंग्रेज जो हमारी व्यवस्था है उसको खराब कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं। उसके बाद फिर आर्थिक कारण क्या थे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के? अंग्रेजों ने आर्थिक आय में वृद्धि करने हेतु नई राजस्व प्रणाली को लगाया। टैक्स सिस्टम, कर, लगान, आप लोगों ने देखा है, लगान फिल्म में भी दिखाया गया है, किस तरह से जबरदस्ती कर वसूली किया जाता था। किसानों से जबरदस्ती राजस्व की वसूली की जाती थी। राजस्व मतलब कर, टैक्स के रूप में राजस्व। परिणाम यह हुआ कि कृषि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में आकर खपा कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना अंग्रेजों की नीति थी। जो भी बाहर से प्रोडक्ट आते थे, यूरोपीय क्रांति हुई थी, वहां पर बड़े बड़े उद्योग धंधे यूरोप में लग चुके थे, इंग्लैंड में लग चुके थे, तो वहां की जो बनी चीजें, वस्तुएं होती थी भारत में आकर के, जैसे कपड़े हुए, बर्तन हुए, भारत में आकर के लाभ लेना, यह अंग्रेजों की नीति थी। उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों पर, यहाँ की वस्तुएं ना बिके इसलिए यहाँ पर ज्यादा टैक्स लगाए थे, कठोर टैक्स लगाए थे। भारत का विकसित हस्तकला एवं वस्त्र उद्योग का दिवाला पीट गया, अर्थात यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली। जो हथकरघा मजदूर थे, चरखे पर जो वस्त्र बनाते थे, वो सब सारी चीजें धीरे धीरे बंद होने लगी। बाहर से बना बनाया तैयार माल इंग्लैंड से आने लगा, तो हमारे देश के जो कारीगर थे वे बेरोजगार होने लगे। इन सबके मन में भी अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध असंतोष बढ़ता चला गया। फिर सामाजिक कारण क्या थे? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से जबरदस्त टैक्स वसूलने का काम, लगान लेने का काम अंग्रेज किया करते थे। लोगों को प्रताड़ित करना, सताना, जबरदस्ती उनके घरों को नीलाम करना, खेतों को नीलाम करना है, साहूकारों के पास उन्हें देना पड़ता था। सामाजिक कारण क्या थे उस समय के? भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज हमारे रीति रिवाज, परंपराओं, रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती प्रथा जैसी प्रथाओं को बंद करने की बात आई। विधवा विवाह को पुनः मान्यता देना जैसे कानूनी, यद्यपि समाज की दृष्टिकोण से बहुत सही था ये सब चीजें। कैसा? जैसे सती प्रथा, यह कुप्रथा थी, इसको बंद करने का काम अंग्रेजों ने किया। बाल विवाह पद्धति पर रोक लगाई, विधवा विवाह को मान्यता दी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी, लोगों को ऐसे लगा कि जैसे हमारे भारतीय जो परंपराएं हैं उसको समाप्त करने का, हमारी जीवन पद्धति में अब अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसी सोच जब भारतीयों के मन में बनी तो भारतीय लोग भी असंतुष्ट होने लगे। फिर राजनीतिक कारण क्या थे? 1857 के पूर्व क्या था? 1757 ईस्वी से अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्य हड़पना शुरू किया। कुछ भी, कोई भी कारण बता करके लोगों के राज्यों को हड़प लिया जाता था। तो कालांतर में डलहौजी ने उनकी रियासतों का विविध कारणों से विलय करवा लिया। लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने अनेक कारण थे जिसके कारण विलय करवाया किसी के राज्य का। प्रशासनहीनता का कारण दिया जाता था, कि कहा जाता था कि आपका बेटा सही तरीके से प्रशासन नहीं चल रहा है या राजा सही तरीके से प्रशासन नहीं चला रहा है। इसके लिए वहां के उदाहरण के लिए दिया, यहाँ पर अयोध्या के नवाब को गद्दी से हटा दिया गया। सतारा, नागपुर, झांसी रियासतों को वहां के शासकों के उत्तराधिकारी अर्थात राजा का बेटा ही राजा हो, लेकिन अगर उसे संतान नहीं है तो गोद नहीं ले सकते, उत्तराधिकारी के तौर पर किसी और को नहीं ले सकते। ऐसी जो प्रथा थी उसको पूरी तरह से खारिज करने का काम अंग्रेजों ने किया कि अब आप अपने उत्तराधिकारी को नहीं दे सकते, उसका अधिकार अमान्य करके रियासतों को विलय करने का काम अंग्रेजों ने किया। डलहौजी की इस नीति के फलस्वरूप भारतीयों में अविश्वास और संशय का वातावरण बढ़ता गया। भारतीय सैनिकों में असंतोष का क्या कारण था? भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के अधीन काम करते थे उनमें भी बहुत सारे असंतोष के कारण थे। भारतीय सैनिकों के साथ तुच्छता का व्यवहार किया जाता था, समान व्यवहार नहीं किया जाता था। काम अंग्रेज जो सैनिक थे उनकी अपेक्षा भारतीय सैनिकों को ज्यादा करना पड़ता था, वेतन कम था, प्रमोशन नहीं मिलता था, ऊपर के जो पद थे वह अंग्रेज अधिकारियों के पास ही थे। सेना में भारतीय सैनिकों को सूबेदार पद से ऊपर वाला पद नहीं दिया जाता था। उन्हें मिलने वाला वेतन गोरे सैनिकों से कम होता था। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को जो भत्ते मिलते थे वे भी धीरे धीरे कम कर दिए गए। फिर ऐसे अनेक कारणों से भारतीय सैनिकों में भी असंतोष व्याप्त होने लगा। तब तत्कालीन कारण क्या थे युद्ध के? अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें, यह जो बंदूकें एनफील्ड बंदूकें और ये उसकी कारतूस है। अब ये दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें उस समय आई थी नई नई, और इसके जो कारतूस है उसके ढक्कन को दांतों से खींच करके खोलना पड़ता था। और ये जो आवरण इस पर थे, कारतूस जो उसकी गोली होती थी उस पर जो आवरण था
उस पर सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी, ऐसा समाचार लोगों में फैला। तो हिंदुओं में गाय पवित्र मानी जाती है और मुस्लिमों की भावनाएं भी आहत हुई, क्योंकि सुअर की चर्बी अपवित्र मानते हैं। तो ऐसे में जो सैनिक धार्मिक भावनाएं आहत हुई लोगों की, उसके कारण भी सैनिकों में असंतोष व्याप्त हुआ। दावानल धधक उठा। अचानक क्या हुआ फिर? चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने से सैनिकों ने विद्रोह किया। उन पर अनुशासन भंग करने की कार्रवाई की गई। सैनिकों को कठोर दंड दिया गया। अब इसके विरोध में बाराकपुर की जो छावनी थी, वहां पर मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की इस अन्याय प्रवृत्ति का विरोध करने की दृष्टि से एक अंग्रेज अधिकारी की गोली मार करके हत्या कर दी। अर्थात मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके कारण अंग्रेजों ने मंगल पांडे को बंदी बनाया और उसे फांसी दी। और जो यह समाचार था वो जंगल की आग की तरह चारों तरफ भारत में फैल गया। मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों की पूरी पलटन विद्रोह कर उठी। सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। बीच रास्ते में हजारों लोग उत्सुकता के साथ उनसे जुटते चले गए। सैनिकों ने विद्रोह किया। फिर 12 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर दिया। उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेतृत्व करने का मन बनाया। और फिर जो उस समय के 1857 की लड़ाई थी, तो बादशाह जो दिल्ली के थे, मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, इनके नेतृत्व में लड़ा गया। भारत के सम्राट के रूप में उनके नाम की घोषणा की गई और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया। अब युद्ध की व्याप्ति क्या है? दिल्ली पर नियंत्रण हो जाने से सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ गया। इससे भारत में अन्य स्थानों के सैनिकों को भी प्रेरणा मिली। शीघ्र ही विद्रोह की यह आग उत्तर भारत में भी फैल गई। बिहार से राजपूताना तक अंग्रेज छावनियों के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। अर्थात भारत के कई प्रांतों में विद्रोह की आग फैल गई। उत्तर भारत में पूरी तरह से विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ यह आग फैल चुकी थी। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, झांसी में विद्रोह प्रारंभ हुआ। कालांतर में यह आग दक्षिण भारत में भी फैली। कुछ प्रांत ऐसे थे दक्षिण भारत के जहां पर यह बात लोगों तक पहुंच गई। अंग्रेजों के खिलाफ वहां पर भी संघर्ष और युद्ध शुरू हुए। नागपुर, सातारा, कोल्हापुर, नरगुंद स्थानों पर विद्रोह हुए। इस युद्ध में सातारा के छत्रपति के उत्तराधिकारी सहाजी प्रताप सिंह और प्रशासक रंगो बापूजी, कोल्हापुर के चीमा साहेब, नरगुंद के बाबा साहेब भावे, अहमदनगर जिले के संगमनेर के निकट भागोजी नाइक आदि अग्रसर। तो महाराष्ट्र के भी कई लोग थे, कई राजा थे, जिन्होंने कोल्हापुर की चीमा साहेब, नरगुंद के बाबा साहेब भावे, अहमदनगर जिले के संगमनेर के निकट के भागोजी नाइक, ये सब अग्रसर होकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हुए और लड़ने लगे। नासिक जिले के पेट सुरगाना की महारानी जैसी अनेक महिलाएं जो थी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए उतर गई। 1857 ईस्वी खानदेश में कजार सिंह के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया। तो सतपुड़ा परिसर में शंकर शाह ने युद्ध का नेतृत्व किया। खानदेश में हुए विद्रोह में 400 भील महिलाएं सम्मिलित हुई। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय महिलाएं भी कितनी मजबूत और संघर्षशील थी और युद्ध से घबराती नहीं थी। वीर योद्धाएं थी वो सब, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किया। और वो भिल्ल महिलाएं सम्मिलित हुई थी 400 अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। युद्ध का नेतृत्व 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य निर्बल बनने के पश्चात नादिर शाह अब्दाली जैसे विदेशी शासकों ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया। मुगल शासक उनका प्रतिकार नहीं कर सकते थे। यह ध्यान में आने पर मराठे विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा का दायित्व अपने सर पर लिया। इसी भूमिका को ध्यान में रखकर मराठे अब्दाली के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हुए और उसमें तात्या टोपे जो थे, तात्या साहेब टोपे, उनका प्रमुख रोल रहा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ली। इसी के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता युद्ध में हिंदू मुस्लिम एकता भी दिखाई। मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, मुगल सेनापति भक्त खान, बेगम हजरत महल विविध स्थानों पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। दिल्ली हो, कानपुर, लखनऊ, झांसी तथा पश्चिम बिहार में विद्रोह का स्वरूप अत्यंत उग्र था। विद्रोह की रोकथाम करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों के साथ भारतीय संपूर्ण प्राणपण से लड़े। इसमें सैनिक,
जमींदार, राजा, महाराजा, सेनापति, जनता, सामान्य जनता, किसान जो भी थे उसमें सम्मिलित थे। भारतीय सैनिकों में लेकिन नियोजन का अभाव था। पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से हमला नहीं किया था लोगों ने। तालमेल सही नहीं था। सब लोग बारी-बारी से युद्ध कर रहे थे, जबकि संगठित होकर के अगर एक साथ युद्ध लड़ते और पूरी प्लानिंग से लड़ते तो अंग्रेजों को वहीं पर समाप्त किया जा सकता था, अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो सकती थी। लेकिन अंग्रेजी सत्ता की संख्या, सैनिक संख्या और प्रशासकीय शक्ति बहुत अधिक थी। पूरे प्लानिंग के साथ वे सब लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन साम, दाम, दंड और भेद इस तरह की नीति से किया, अर्थात कहीं पर फूट डालने का काम किया, कहीं पर धोखे से हमला करने का काम किया। हर तरह से अंग्रेजों ने जो भी तरीके हो सकते थे उसे अपनाया इस युद्ध को खत्म करने के लिए। इस आघात से अंग्रेज तुरंत संभल गए और अगले 6 महीनों में ही हारे हुए जो स्थान थे, अंग्रेज जिस जिस स्थानों पर हार गए थे, जहां पर भारतीय राजाओं ने, महाराजाओं ने कब्जा कर लिया था, फिर से उसे जीतने का काम अंग्रेजों ने किया। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बहादुर शाह बाद में रंगून के कारावास में रखा गया। रंगून भारत के बाहर है, इस वक्त बर्मा में है, ब्रह्मदेश में है। नाना साहेब और बेगम हजरत महल, झांसी की रानी है, बेगम हजरत महल है। नाना साहेब और बेगम हजरत महल ने नेपाल में आश्रय लिया। तात्या टोपे ने 10 महीनों तक लगातार संघर्ष जारी रखा, परंतु विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को पकड़ा गया और उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह से 1858 ईस्वी के अंत तक अंग्रेजों ने इस युद्ध को बड़ी कठोरता से दबा दिया। यद्यपि इस युद्ध का प्रारंभ भारतीय सैनिकों के असंतोष में से हुआ, फिर भी कालांतर में किसान, कारीगर, सामान्य जनता, आदिवासी अंग्रेजों के विरुद्ध इस युद्ध में इकट्ठा हुए। इस अन्यायकारी शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों ने इसमें युद्ध किया। हर तरह के क्षेत्र के लोग उसमें, हर तरह के वर्ग के लोग, किसान हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सब तरह के, हिंदू, मुस्लिम, इन सब की एक एक होकर के लड़े, लेकिन पूरी तरह से नियोजित युद्ध नहीं था। इसलिए हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों के पास एक आधुनिक तरीके के हथियार थे, अच्छी नीति थी, रणनीति थी युद्ध की, और फूट डालो राज करो। जहां हारे थे वहां कभी बाद में धीरे धीरे वे सब राज्य जीत लिए। इस अन्यायकारी शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों ने ये युद्ध किया। इस युद्ध में हिंदू, मुस्लिम, विभिन्न जाति, जनजाति, ये लोग पूरी शक्ति से खड़े हो गए। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना सभी का एक ही लक्ष्य था। इसके पीछे स्वतंत्रता की प्रेरणा थी। इसलिए इस युद्ध को, जो 1857 युद्ध था, उसे राष्ट्रीय स्वरूप, व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को 1857 के युद्ध की जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद। थैंक यू।